हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 10 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पॉलिटिकल कॉज और उसके इकोनॉमिक कॉज पढ़ा दिए थे। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होता गया, वैसे वैसे उन्होंने अपना वेस्टर्न कल्चर भी फैलाना शुरू कर दिया। भारतीय जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे इस तरीके से उनका वेस्टर्न कल्चर फैलने से, क्योंकि उनको ये लग रहा था ये इंडियन सोसाइटी और कल्चर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए, ऐसे कई सारे तरीके उन्होंने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से भारतीय जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उनमें सबसे पहला ये है कि ब्रिटिशर्स ने सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी। हमारे समाज में जो उस वक्त कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा थी कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड गुजर जाते थे तो उनकी हस्बैंड की चिता के साथ ही औरत को भी ज़िंदा जला दिया जाता था, तो उसको बंद किया गया। जो फीमेल इन जो वो होते हैं, भ्रूण होता है, उसको मारना उन्होंने इलीगल बताया। जो विधवा होती हैं उनकी रीमैरिज एक्ट लेकर आए कि जो विधवा होती है उनका पुनर्विवाह करना ठीक है, लीगली सही है। तो ये सारे जो उन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, इसकी वजह से इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। इसके अलावा विमेन एजुकेशन की भी बात की गई, तो उनको ये लगने लगा कि ये जानबूझ के ऐसे एक्ट लेकर आ रहे हैं जिससे हमारे घर की लेडीज़ जो है वो बर्बाद हो जाए, ख़राब हो जाए, हमारा कल्चर जो है वो ख़राब हो जाए। ब्रिटिशर्स जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिलीजन पवित्र है और इसको वो अपवित्र करना चाहते हैं। तो इंडियंस ने इन सारे सोशल रिफॉर्म्स को जो है वो पॉजिटिवली नहीं लिया, बल्कि नेगेटिवली लिया। इसके अलावा उस वक्त मिशनरीज जो थे उनके एफर्ट्स हुए। मिशनरीज जो चर्च के रिगार्डिंग काम करते हैं, उन्होंने लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जो हिंदूज़ थे या फिर जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ने लगे और उनको ये लगने लगा कि ये हमारे रिलीजन के लिए खतरा है। ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उस वक्त जो पंडित और मौलवी हुआ करते थे, जो बच्चों को पढ़ाया करते थे अपने मंदिरों में या अपने मस्जिदों में, उनके ऊपर भी एक तरीके से अटैक हुआ और ये लगने लगा कि ये हमारे एंशिएंट वैल्यूज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि अब बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए गए जहाँ पर बच्चों को वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी, तो हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है वो ख़त्म करी जा रही है जानबूझकर। इस वजह से पटना के अंदर जो ऑफिसर नियुक्त किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको शैतानी दफ्तर का नाम दिया गया। ब्रिटिशर्स ने रेलवे और टेलीग्राफ इन सब को भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इंडियंस ने इसको भी नेगेटिवली लिया। उनको उसमें भी डर लगने लगा, डाउट्स होने लगा। ज़्यादातर विलेजर्स जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको बहुत डर लगने लगा। उनको ये लगने लगा कि जो टेलीग्राफ सिस्टम है एक्चुअल में ये कोई वेस्टर्न मैजिक है, ये मतलब कोई तरीका है जिससे कि हम इनके बहकावे में आ जाए। कई कई जगहों पे तो ऐसे मिथ भी फैले गए कि ये जो पोल्स लगे हुए हैं, इन पोल्स के ऊपर ये हम इंडियंस को फांसी लगाएंगे। तो जितनी भी ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी सोशली उस वक्त, इन सब चीज़ों को उन लोगों ने नेगेटिवली लिया और ब्रिटिशर्स के प्रति गुस्सा भी आया और डर भी पैदा होना शुरू हो गया। ये तो थे कि ब्रिटिशर्स कुछ अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की नज़र से देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर समझते थे हम इंडियन से। उनको ये लगता था कि हमारा जो कास्ट है, हमारा जो क्रीड है, जो हम लोग कलर में इनसे डिफरेंट है, ये इंडियंस हम लोगों से जो है बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो करते थे, इसका भी गुस्सा जो है इंडियंस को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यूरोपियंस के लिए अलग सीट्स रिजर्व्ड होती थी, इंडियंस के लिए अलग होती थी। तो उनको ये लगता था कि हमारे देश में रहते हैं, उसके बावजूद ये हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, हम लोगों के साथ बुरा ट्रीट करते हैं। ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के अंदर हम इंडियंस को सिर्फ एक इंडियन टाइटल दिया हुआ था, कोई कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ऐसा नहीं था। वहाँ पे हम सबको इंडियंस रेफ़र किया जाता था और हम सबको इक्वली ही जज किया जाता था। तो ये भी हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए उस वक्त खतरा साबित हुआ, स्पेशली अपर क्लास के लिए, जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे उनके लिए, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम फैला हुआ था और उनको ये लगता था कि अगर ज्यूडिशली हम लोगों को एक ही समझा जा रहा है तो ये हम लोगों की कल्चर के ऊपर, हम लोगों की कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है एक खतरा साबित हो सकता है।
तो ये सारे सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ थे जिसकी वजह से लोग इनसे नाराज़ हो रहे थे। अब आता है आपका नेक्स्ट, मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि शुरुआत जो 1857 रिवॉल्ट की होती है वो मिलिट्री से ही होती है। तो मिलिट्री के क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये वॉर की शुरुआत होती है। 1857 जो है वो कंपनी आर्मी से ही शुरू होता है। आर्मी जो थी, इंडियन आर्मी जो थी, वो बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स की मदद करती रही और उनकी हेल्प करती रही, उनके लिए डेडिकेटेड रही, लॉयल रही। लेकिन 19th सेंचुरी की मिडिल तक आते आते कहीं ना कहीं सिपाहियों के मन में एक गुस्सा, एक क्रोध जो है वो फैलने लग जाता है। खासकर कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, राजपूत और ब्राह्मण जो होते हैं हिंदूस, उसके अंदर उनके अंदर ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके जो रीजंस थे वो ये थे कि जो सिपाही थे उन्होंने बहुत मदद करी ब्रिटिशर्स की कि वो अपना एम्पायर जो है भारत में इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन इतनी मदद के बावजूद ना उनको अप्रिशिएट किया जाता था, ना ही उनके एफर्ट्स को रिवॉर्ड किया जाता था, बल्कि उनके साथ अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो बहुत बुरा बिहेव करते थे। इंडियन सिपाही और ब्रिटिश सिपाही के बीच में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, दोनों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप था। इंडियंस के साथ ऐसा बिहेव किया जाता था कि इंडियन चाहे जितना भी कैपेबल क्यों ना हो, उसको कभी भी हाई पोस्ट नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सूबेदार मिल सकती है, इससे ऊपर की पोस्ट उसके पास नहीं जाएगी। जिससे इंडियन जो मिलिट्री वाले थे, इंडियन आर्मी जो थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि हम इतनी मेहनत करें और उसके बाद भी उनको एक अच्छी पोस्ट ना मिले तो फिर मेहनत करना उनके लिए बेकार है। पोस्ट अच्छी नहीं मिलती थी, साथ ही साथ उनको सैलरी भी बहुत कम मिलती थी कंपैरेटिवली ब्रिटिश आर्मी के। उनके पास जो फैसिलिटीज़ होती थी ब्रिटिश आर्मी के पास, वो कोई भी फैसिलिटीज़ जो है इंडियन सिपाही को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से भी इंडियन सिपाही बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। जितने भी सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो पुराने हो चुके थे। अगर हम कंपेयर करें तो वो बिल्कुल भी इंडियन सिपाही के कंपैरिजन में पावरफुल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इंडियन सिपाही के ऊपर वो एज अ ऑफिसर बनकर रहते थे। ये भी इंडियन सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था कि हम सामने वाले से ज़्यादा कैपेबल है, यंग है और डेडिकेटेड है, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इंडियन हैं ये हमारे साथ इतना बुरा ट्रीट करते हैं। 1856 में एक एक्ट आता है। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि जितने भी न्यू रिक्रूट्स होंगे, यानी जितने भी नए सैनिक होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको ओवरसीज़ भी भेजा जा सकता है। ओवरसीज़ यानी कि समुद्र क्रॉस करके जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी उनको इंडियन आर्मी को भेजा जा सकता है। इस एक्ट ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हिंदुओं को, स्पेशली हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू धर्म में ये कहा गया था कि जो भी समुद्र क्रॉस कर लेगा उसको कास्ट से बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसका धर्म जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इस एक्ट के आने के बाद जो हिंदू आर्मी थी, हिंदू इंडियन सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि उनको ये लगा जानबूझ के ये एक्ट लेकर आए गए हैं जिससे कि उनके कास्ट और उनके रिलीजन पे वो अटैक कर सके। मैंने आपको बताया था कि अवध का किस तरीके से एनेक्स्ट किया गया था, उनको किस तरीके से अपने कब्ज़े में किया गया था। तो जब अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में ले लिया तो जो नवाब की जितनी भी आर्मी थी वो सारी अबेंडेंट हो गई। उन सारी आर्मी को जो है अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और इस तरीके से बहुत सारे सोल्जर्स थे जिनका रहन सहन ख़त्म हो गया, जिनका जीवन यापन के लिए जो कमाई थी वो ख़त्म हो गई और वो भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स के मन में एक ऐसी भावना आती है कि हम कुछ कर सकते हैं, वो ये था कि इंडियन सोल्जर्स की जो रेशो था वो ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर ब्रिटिश सोल्जर 1 है तो इंडियन सोल्जर 5 है। इस तरीके से इंडियन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट किया गया था, 5 गुना रिक्रूट किया जाता था इंडियन सोल्जर्स को। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके मन में ये बात आने लगी कि हम क्वांटिटी में इनसे ज़्यादा है और अगर हम चाहें तो हम इन कम ब्रिटिशर्स सिपाहीज़ को हरा सकते हैं। और इस वजह से उनके अंदर ये भावना घर कर गई कि हम इनसे ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्मार्ट है, क्वांटिटी में इनसे ज़्यादा है, तो हम इनको आसानी से हरा सकते हैं। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मिलिट्री की तरफ से हम देखते हैं कि इस वॉर की शुरुआत होती है। अब आता है आपका सबसे लास्ट, इमीडिएट कॉज।
1857 के अभी तक मैंने आपको जितने भी कॉज पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लोग गुस्से में थे, चाहे वो राजा हो पॉलिटिकल कॉज में, चाहे वो इकोनॉमिक का कॉज में किसान हो, ज़मींदार हो, चाहे वो सोशल एंड रिलीजियस कॉज में आम जनता हो, चाहे वो मिलिट्री कॉज में मिलिट्री सिपाहीज़ हो, सब नाराज़ थे। लेकिन कुछ ऐसा स्पार्क नहीं मिल रहा था, मतलब कोई एक ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा था कि लोग उनके विरोध में जा सके। और वो स्पार्क मिला 1857 के इमीडिएट कॉज में, वो था ग्रीस्ड कार्टेजेस, यानी कि मिलिट्री में एक नए तरीके की राइफल आई गई जिसको बोला गया एनफील्ड राइफल। इस राइफल पे जो कार्ट्रिज लगी हुई थी उसके ऊपर एक पेपर कवर था जिसको मुंह से इनको हटाना होता था राइफल में लोड करने से पहले। तो 1857 जनवरी में एक रूमर स्टार्ट हुआ दमदम कैंटोनमेंट में जो कलकत्ता के अंदर है कि इन कार्ट्रिजेस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये रूमर इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैला कि हिंदू और मुस्लिम सिपाही जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि गाय जो है हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, पूजनीय मानी जाती है, और सुअर जो है वो मुस्लिम्स के लिए बहिष्कारित होता है कि आप उनको उनके लिए सही नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये मना कर दिया कि हम इन राइफ़ल्स को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है और ये शायद जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसी बात उनके मन में घर कर गई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक सिपाही था बैरकपुर में, उसने कार्टेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया और उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया। उसको उसकी सज़ा दी गई और उसको फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन उसके जितने भी बाकी साथी थे उनकी निगाहों में मंगल पांडे एक रेबल नहीं रहा, उनकी निगाहों में मंगल पांडे एक शहीद बन गया कि इसने आवाज़ उठाई हमारे लिए कि हम इन कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। और उस शहीद को उन्होंने अपना एक आइडियल माना और उसके बाद उन्होंने शुरुआत कर दी इस रिवॉल्ट की। 9 मई को जो है 85 सोल्जर्स मेरठ में रिफ्यूज़ कर देते हैं इन सारी राइफ़ल्स को यूज़ करने से, और उनको भी 10 साल की सज़ा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट दे देती है। पब्लिकली सारे ब्रिगेड के सामने उनको जो है सज़ा सुनाई जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग सज़ा सुनाते जाते हैं वैसे वैसे इस रिवॉल्ट को जो है एक स्पार्क मिलता चला जाता है और इस रिवॉल्ट की शुरुआत हो जाती है। तो हम इमीडिएट कॉज में इस जो एनफील्ड राइफल वाला ये जो ग्रीस्ड कार्टेजेस का जो इवेंट हुआ इसको हम इमीडिएट कॉज में लेते हैं, क्योंकि ना तो ये होता और ना ही ये स्पार्क मिलता। जो स्पार्क मिला जिसकी वजह से तुरंत इस रिवॉल्ट की शुरुआत होती है वो इसी मंगल पांडे के द्वारा की जाती है। तो ये थे आपके सारे कॉजेज़ जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट होता है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।